नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दिशाओं को बदलने की जरूरत नहीं है यारो, खुद को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त रणजीत सिंह मांझी एक बार फिर हाजिर हूं गुरुकुल क्लासेस गंगापुर सिटी के इस ऑनलाइन मंच पर, और आप सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। एक बार सभी साथी अच्छे से जुड़ जाइएगा, सभी साथियों को जोड़ लीजिएगा। आरंभ करेंगे फिर हम आज की हमारी कक्षा को। एक बार सभी लोग, मैं देखना चाहूंगा सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया, आपकी सभी की संख्या को मेरे साथ में कुलदीप जुड़े हुए हैं, पंकज मेहरा, बहुत बढ़िया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जितेंद्र मीना, हरभजन सिंह, भूपेंद्र सिंह, विश्राम सैनी, मोनिका वैरवा, सभी के लिए भाई राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। और एक बार सभी लोग अच्छे से इस काफिले को आगे बढ़ा दीजिएगा, जिससे कि मैं इस क्लास को एक गति दे सकूं। मुझे इंतजार है। और हाँ, जल्दी से एक बार थम्स अप करके मुझे बतलाइएगा कि हमारा ऑडियो वीडियो प्रॉपर आपके पास पहुंच रहा है। जल्दी से एक बार थम्स अप का इमोजी मेरे सामने होना चाहिए। देखता हूं कितने लोग सक्रिय हैं। जल्दी से थम्स अप का इमोजी हमारे सामने हो, फिर हम आरंभ करेंगे आज की कक्षा को। और आरंभ करेंगे हम पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न क्या रहा है आपके सामने है, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन आपके सामने आया है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा कि स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है। यह पीएसआई परीक्षा 2011 में पूछा गया है। ध्यान रहे किसके अंतर्गत पूछा गया है, पीएसआई परीक्षा 2011 के अंतर्गत यह पूछा गया है। तो चलिए आइए बात करते हैं इस पर कि आंसर क्या होने वाला है। क्या ट्रक में है, क्या पुनर्निर्माण में है, शत्रु में है, या त्राटक में स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है। अपने को देखना है कि स्वर रहित रे का प्रयोग किसमें हुआ है। सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर भी दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों का सही होने वाला है। तो देखिए ट्रक में स्वर रहित रे है क्या, पुनर्निर्माण में है क्या, त्राटक में, निकालेंगे कैसे। अपने को करना होगा इनका वियोजन। तो यहां ट्रक का वियोजन मैं लिखता हूं, स्वर रहित टे धन रे धन ए धन कै प्लस ए। अब देखा हमने कि भाई ये इसके साथ जुड़ रहा है, ये इसके साथ जुड़ रहा है, यहां स्वर रहित व्यंजन टे है, इसका मतलब ट्रक में नहीं है रे। अब आगे देखिए, बिल्कुल बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम पुनर्निर्माण की तरफ। पुनर्निर्माण क्या कह रहा है देखिएगा। पुनर्निर्माण स्वर रहित पे धन हीरस्व उ धन स्वर रहित नय धन हीरस्व ए। इसके बाद में आगे आ रहा है स्वर रहित रे धन नय धन ई धन में धन दीर्घ आ धन अणे। और अब देखिए यहां पर ये इसके साथ जुड़ा, और ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ा, तो बच गया आपके लिए क्या, रे, स्वर रहित रे। कहां है, कहां बैठा है स्वर रहित रे। अपने को अगले विकल्पों पे जाने की शायद आवश्यकता ना हो, क्योंकि अपना आंसर होने वाला है इसके अंतर्गत कौन सा, आंसर होने वाला है बी। राइट आंसर आपका कौन सा होता है, बी होता है। देखते हैं, बिल्कुल बी, बहुत बढ़िया अनुराग गुप्ता जी, भूपेंद्र, विश्राम, पंकज, बहुत बढ़िया, शानदार बेहतरीन प्रयास आपका। त्राटक का यदि हम देखते हैं तो त्राटक देखो, स्वर रहित तय धन रे धन दीर्घ आ धन स्वर रहित तय धन कै धन हीरस्व, ऐसे मिलकर के बन रहा है क्या, त्राटक। और सेम स्थिति होती है आपके शत्रु की सेम स्थिति है। हाँ, इनसे सावधान रहना है। हाँ, ये अलग प्रकृति के होते हैं। स्वर रहित ए धन तय धन रे धन ए। अब देखिए, सॉरी उ, तो फिर सेम स्थिति इसकी हो गई। तो इसका मतलब आपके न तो शत्रु में है, न त्राटक में है, न ट्रक में है। राइट आंसर क्या है, बी। जिन लोगों ने दिया बहुत बढ़िया। क्या आप तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन भी लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। चलिएगा, बिल्कुल अभी आपकी संख्या में थोड़ा सा इजाफा मुझे कम लग रहा है। जिन्होंने कक्षा को लाइक शेयर नहीं किया है, प्यारे दोस्तों लाइक शेयर करते रहिएगा, क्लास को आगे बढ़ाते रहिएगा। क्वेश्चन का पिटारा यूं ही बढ़ता रहेगा। और जैसा कि मैंने अपने पिछली कक्षा में कहा था कि हमारी टेक्निकल टीम जो भी त्रुटि चल रही है उसको अगली क्लास तक दूर कर देगी।
तो टेक्निकल टीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत सराहनीय कार्य किया उन्होंने कि जो भी इश्यूज थे उन इश्यूज को मिटा दिया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट। और क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या है, बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने, और यह प्रश्न भी पीएसआई परीक्षा 2011 में पूछा गया था। एसआई परीक्षा 2011 के अंतर्गत पूछा गया कि यदि नीचे के होठ को काट दिया जाए, ध्यान दीजिए, यदि नीचे के होठ को काट दिया जाए, कौन सा होठ काटना है भाई, पूरी तरह काट दिया जाए, नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, होठ नहीं काटना चाहिए, फिर भी काट दिया जाए, तो फिर किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। तो इसके लिए अपने को करना क्या है, हमें मालूम होना चाहिए वर्णों के उच्चारण स्थान। यदि अपने को वर्णों के उच्चारण स्थान याद हैं तो 1 मिनट में इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो देखता हूं सभी लोग अपना आंसर यहां लगाइएगा। क्या होगा, ल होगा, ध होगा, ब होगा, ख होगा। देखिए यहां पर ये जो वर्ण हैं ये कहां कहां से उच्चरित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आपका पहला वर्ग आता है क वर्ग, और क वर्ग की यदि मैं बात करूं तो अकुह विसर्जिया नामः कंठः। अकुह विसर्जिया नामः कंठः कहां से होता है, इसका कंठ से इसका उच्चारण होता है। तो कैसे संबंधित वर्ण ख आया है, ख, क, ख, ग, घ कहां से होता है, इसका जो उच्चारण स्थान आता है, इसका उच्चारण स्थान होता है क्या, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। इसका मतलब आपका उत्तर ख नहीं है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ग होता है च वर्ग होता है, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। तो यहां तालु, तो देखिएगा च वर्ग का कोई वर्ण आ रहा है, नहीं आ रहा। इसके बाद में आता है अगला वर्ग आपका ट वर्ग, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या ट वर्ग का कोई वर्ण है, नहीं है। तो ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा होता है। और ट वर्ग के बाद में अगला वर्ण आता है त वर्ग, और त वर्ग ऋतु लसानाम दंतः। तो देखिए त वर्ग का कोई वर्ण आया है क्या, जी हाँ, क्या आ रहा है, ऋतु लसानाम। तो ध और ल इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा। क्या होगा, दंत होगा। तो ना तो कंठ की बात हो रही, ना दंत की हो रही, ना मूर्धा की हो रही। अब पांचवा वर्ग बचा। पांचवा वर्ग कौन सा है प्यारे साथियों, पांचवा वर्ग होता है प वर्ग, और ये होता है उपरिमान ओष्ठः। ये प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो ब, प, फ, ब, भ इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। और जब उच्चारण स्थान ओष्ठ हुआ तो काटने की बात किसको कर रहे थे, यदि नीचे का होठ, भाई ओष्ठ तत्सम है और होठ तद्भव है, तो बात तो एक ही है, होठ कहो या ओष्ठ कहो। अब अंग्रेजी वाले तो लिप्स कहेंगे, है कि नहीं, और पर्यायवाची में जाए तो तद्भव में जाएंगे। धाकड़ प्रश्न है ये यारो, धाकड़ प्रश्न है। आपकी संख्या थोड़ी सी मुझे कम नजर आ रही है, थोड़ा और बढ़ाइएगा इस संख्या को, सभी लोग जुड़ जाइए। अभी प्रश्न एक से एक शानदार प्रश्न आपके सामने आने वाला है। देखिएगा होठ काटने की बात हुई है, तो ओष्ठ को जब काटोगे तो ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन से हैं, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ, ये वर्ण, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो राइट आंसर जिन्होंने बी किया है, कॉलर ऊपर कर लो अपनी रे, हाँ शाबाश, और अपने पेट को अपने आप शाबाशी दे लो। आपका राइट आंसर हो गया, क्या लॉक कर दिया जाता है, प। क्या आप तैयार हैं एक और ऐसे शानदार प्रश्न के लिए? तो फिर जल्दी से अपने इमोजी, अपने थम्स अप, मुझे आपका स्नेह, आपका कमेंट्स में मिल जाना चाहिए। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें से हमें 5 वर्गों के उच्चारण स्थान जानने का मौका मिला। भाई देखिए, क वर्ग का कंठ होता है, च वर्ग का तालु है, ट वर्ग का मूर्धा है, त वर्ग का दंत है, और प वर्ग का ओष्ठ होता है। तो चलिए प्यारे साथियों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ बिल्कुल चलिएगा, जो भी अभी अभी जुड़े हैं, चाहे वो पूजा मीणा है, चाहे और अन्य विद्यार्थी हैं, सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में, आपकी अपनी पाठशाला गुरुकुल पाठशाला में। तो देखिएगा, बहुत शानदार लाजवाब प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। प्रश्न ये 2011 में पूछा जा चुका है। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, क्या आरजू में हुआ है, क्या खसरा में हुआ है, क्या पढ़ाई में हुआ है, क्या जफर में हुआ है? तो चलिए पहली बात तो मैं बतला दूं कि आरजू में नहीं है, खसरा में नहीं है, और है तो जफर में भी नहीं। हाँ, जफर में ये जो वर्ण आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जफर में जो आपका वर्ण आ रहा है ज़,
जय, ये जय वर्ण ये होता है आपका संघर्षी व्यंजन। याद रखना क्या होता है, संघर्षी व्यंजन होता है। और संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर के दो वाग्यंत्र अवयव समीप आ जाते हैं। तो लाडलो, जब वाग्यंत्र अवयव समीप आएंगे मेरे साथियों तो होगा क्या, बीच का जो रास्ता है वो संकरा हो जाएगा। आनंद के साथ में पढ़िएगा बिल्कुल। तो बीच का जो रास्ता है वो संकरा हो जाएगा। और दोस्तों जब रास्ता सकरा होगा तो निकलने वाले को निकलने में कठिनाई तो होगी ही। तो प्यारे साथियों, होता क्या है कि वायु जब हमारे फेफड़ों से छोड़ी जाती है तो वह हमारे कहां, जिह्वा पे घर्षण करती हुई प्रतीत होती है। और जब घर्षण करती हुई प्रतीत होती है तो उनको कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। इसके अलावा 3 वर्ण और भी होते हैं, मैं आपको बतला दूं कौन कौन से हैं। तो ये 3 और एक ये 4, ख, ग, जय, फै, ये आपके 4 वर्ण होते हैं। कैसे, ये 4 वर्ण आपके कैसे हो जाते हैं, संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं। याद रखना, इनको नवीन विकसित ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इनको नवीन विकसित ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर ना तो आपका आंसर डी है, ना बी है और ना ए है। आंसर है आपका, देखता हूं कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में मीना जी, मीना कह रहे हैं बी है। जिन लोगों ने बी किया है उनका गलत होता है, लेकिन बहुत से मेरे साथियों ने सही जवाब में लिख दिया है सी। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर इसका सी होता है। एक बार चर्चा कर लेते हैं किस पर, उत्क्षिप्त व्यंजन। याद रखना किस पर बात करते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन पर। और देखिएगा उत्क्षिप्त व्यंजन किसको कहा जाता है। सबसे पहले आप याद रखना उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ, उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फेंका हुआ। क्या होता है, फेंका हुआ, या इसका उच्चारण झटके से होता है। तो मैं लिख सकता हूं झटके से गिरना, झटके से गिरना। और जो गिरेगा वो नीचे ही गिरेगा, ऊपर थोड़ी गिरेगा यार। तो फेंका हुआ या झटके से गिरना। तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा का अगला सिरा झटके से नीचे गिरता है, उनको क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। और ये 2 वर्ण आपके कैसे होते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं। याद रखना, इनके नीचे जो बिंदु लगा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, तल बिंदु कहते हैं। क्या कहा जाएगा, तल बिंदु कहा जाएगा, या इसको नुक्ता चिन्ह कहते हैं। तल बिंदु या नुक्ता चिन्ह कहते हैं। ये लगभग किसके है वर्ण की ध्वनि प्रकट करता है। और याद रखना कि एक वर्ण के उच्चारण में जब 2 व्यंजन ध्वनियां शामिल हो जाती है, एक वर्ण के उच्चारण में जब 2 व्यंजन ध्वनि शामिल हो जाती है तो फिर उसे हम द्विगुणी व्यंजन के नाम से, याद रखें किस नाम से, द्विगुणी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। याद रहे किस नाम से जाना जाएगा, द्विगुणी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। द्विगुणी व्यंजन के नाम से, या फिर इनको हम द्विस्पृष्ट व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, या इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। और एक बात और, शब्द शुद्धि के लिए भी हम यहां से बात कर सकते हैं कि ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन, इनका प्रयोग सदैव शब्द के मध्य में, याद रहे शब्द के मध्य में या फिर अंत में होता है। शब्द के मध्य में या अंत में होता है। आरंभ में इनका प्रयोग कभी भी नहीं होता, आरंभ में इनका प्रयोग कभी भी नहीं होता है। तो यहां भी आप देख सकते हो कि जो ढ वर्ण आया है वो शब्द के मध्य में है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका पढ़ाई होता है। उत्क्षिप्त के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, ड है, इनको हम द्विगुणी व्यंजन के नाम से, द्विस्पृष्ट के नाम से या ताड़नजात व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और इनके नीचे लगा हुआ जो बिंदु है, तल बिंदु या नुक्ता चिन्ह कहलाता है, ये सदैव है वर्ण की ध्वनि प्रकट करता है। तो साथियों आपका प्रश्न जिन्होंने सी कहा है उनका बिल्कुल सही हो जाता है। बिल्कुल साहब, शॉर्ट क्लेप डेड है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। हाँ जी, नवीन विकसित ध्वनि
संघर्षी को कहा जाता है। कुलदीप लेखवाल बिल्कुल शब्द के मध्य में किया जाता है। और जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाइएगा, अभी तक जिन्होंने कक्षा को लाइक शेयर नहीं किया है, कक्षा को लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को जोड़िएगा दोस्तों, बिल्कुल अपने दोस्तों को जोड़िएगा। हाँ जी, क्योंकि बेटा मैं कहूंगा कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैर में भी छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। अरे जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, और जो क्लास ज्वाइन करेगा वही तो आगे बढ़ेगा। चलिएगा प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके साथ संयुक्तों को छोड़कर, ध्यान रखना, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या, यहां ये वर्गों लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक होगी, मैं लिख देता हूं, मूल वर्णों की संख्या कितनी है। बहुत शानदार प्रश्न है। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो क्या 36 होती है, 44 होती है, 48 होती है, 53 होती है? आपका सही जवाब क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिएगा। सबसे पहले कौन टाइप करता है मैं देखता हूं। तो राइट आंसर क्या होना है, मैं यहां बात कर लेता हूं कि आपके देखिएगा स्वर होते हैं 11, व्यंजनों में बात करता हूं तो स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25, अंतःस्थ व्यंजन की बात करता हूं तो अंतःस्थ व्यंजन आपके होते हैं 4, ऊष्म व्यंजन की बात यदि मैं करता हूं तो ऊष्म व्यंजन आपके होते हैं 4, और संयुक्त व्यंजनों की यदि मैं बात करता हूं तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब देखिएगा यहां बात किस पे आ रही है, बात किस पे आ रही है आपकी, कि संयुक्तों को छोड़कर, संयुक्तों को हमें छोड़ देना है। तो लो साहब छोड़ दिया, संयुक्तों को छोड़ दिया। अब देखिएगा 11 स्वर हैं आपके, इधर 25, 4, 29, 4, 33, तो 11 प्लस 33 बराबर कितने हो गए? 44। बिल्कुल बहुत बढ़िया, लॉक किया जाता है। आपका राइट आंसर होता है बी। कितने हो गए? 44 आपका सही जवाब होता है। चलिए प्यारे साथियों, एक और क्वेश्चन आपके हवाले करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जल्दी से आपका जवाब आना चाहिए कि कौन सा कथन गलत है। अपने को गलत कथन ढूंढना है। इनमें 3 कथन सही हैं, 1 कथन गलत है। तो देखते हैं, धय वर्ण की बात आ रही है, धय सघोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कैसा होता है? सघोष होता है। तो प्यारे साथियों ये सघोष है। अच्छा, दूसरा चौथा वर्ण कैसा होता है? महाप्राण वर्ण होता है। दूसरा चौथा वर्ण कैसा होता है? महाप्राण वर्ण होता है। बिल्कुल ये चौथा है तो महाप्राण भी है। अच्छा, बात आ रही है कि भाई ये दंत्य, तो ऋतुलसानाम दंतः, तो ये दंत भी है। पूछ क्या रहा है? गलत पूछ रहा है रे, ये तो सही है। कैसा है? ये सही है। बिल्कुल इस क्वेश्चन के जल्दी से इसकी धज्जी उड़ा दो। कौन दे रहा है इसका सही जवाब? मैं देखता हूं आपके कमेंट्स को। तो सही जवाब मैं देने वाले बी की तरफ पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तो इसका पहला तो इसका आंसर नहीं होता है बै। बै क्या है? सघोष है क्या? बै, पै फै बै, बिल्कुल सघोष है। अच्छा, ओष्ठ्य, तो ये ओष्ठ्य भी है। लेकिन बात आ रही है ये महाप्राण, महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है, लेकिन ये तो तीसरा है, ये महाप्राण नहीं होता है। इसका मतलब कि यहां 2 बात तो सही है इसके लिए, लेकिन एक बात इसके लिए गलत हो रही है। तो मेरा तो इस पे थोड़ा सा दिल आ रहा है। अब दिल है कि मानता नहीं। चलो आप कहते हो तो मैं राइट आंसर कर देता हूं बी। बाकी का एक बार फिर से इनको देखेंगे हम। च, च अघोष, अघोष बिल्कुल अघोष है। इचु यसा नाम तालु, तालव्य है। और पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, ये भी अल्पप्राण है, ये आंसर नहीं है भाई। ख, ख कैसा है? कंठ्य, याद रखना कैसा है? कंठ्य है। तो ख कंठ्य है, बिल्कुल है। महाप्राण दूसरा वर्ण है। और ये कैसा है? पहला दूसरा अघोष होते हैं। तो राइट आंसर जिन्होंने किया है बी, धन्यवाद उनके लिए। बहुत शानदार पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार पढ़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, निधि कुमारी जी बी, पूजा मीणा, हरभजन सिंह, संजीव कुमार, किरण मीणा, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अरे धाकड़ पढ़ रहे हो रे तुम तो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लेते हैं एक और अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न देखिए, किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? व्याख्याता परीक्षा 2008 में पूछा गया था। क्या प है, च है, तय है? तो किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? तो आप समझ जाइए कि अक्षर ध्वनि, बात यहां एक ही आ रही है, बाकी का 3 व्यंजन आ रहे हैं। समझने वाली बात है, बिल्कुल सीधा इजी गोइंग क्वेश्चन है। ये एशिया महाद्वीप का सबसे सरल क्वेश्चन है। जल्दी से लगा दो ना, इसका आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मीना जी सही है, बहुत बढ़िया, सही है। तो चलिएगा, राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया, क्योंकि अक्षरात्मक ध्वनि ए प्लस क्षर, आ मतलब नहीं, क्षर मतलब नाश, जो विनिष्ट ना हो, उच्चारण काल में अंत समय तक बनी रहे, इसका मतलब आपका ये क्या हो रहा है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है। जल्दी से आपका जवाब क्या होना है? क्या पहला ऑप्शन टैट है, डैड है? याद रखिएगा, टैट है, डैड है, या फिर चैच है, जैज है, या तैत है, दैत है, या पैफ है, बैब है? तालव्य व्यंजन पूछा है। थोड़ी देर पिछले क्वेश्चनों में मैं यहां आपको बतला देता हूं कि पिछले क्वेश्चनों के अंतर्गत तो हमने बात की थी, देखिए यहां पर, और यहां मैंने आप लोगों को बतलाया था कि जो चवर्ग है, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, और तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तो याद रहे, इसके अंतर्गत कौन सा आ रहा है? जल्दी से देखिएगा आप, अपन बात कर रहे थे इस क्वेश्चन पर, तो फिर क्या है आपका आंसर? क्या ए है, बी है, सी है, डी है? क्या है आपका आंसर? जल्दी से जवाब आपका सभी का, बिल्कुल बिल्कुल, चलिएगा सभी लोग, सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। तो देखिए, टैट है, डैड है, ये ऋतु रसानाम मूर्धा, ये कैसे वर्ण है? ये मूर्धन्य है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इधर हम इनकी बात करते हैं, ऋतु लसानाम दंतः, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, इसलिए ये दंत्य कहलाएंगे। इधर पैफ है, बैव है, उपरिमान ओष्ठः, तो ये ओष्ठ से उच्चरित होने के कारण ओष्ठ्य कहलाएंगे। बचा क्या आपका? चैच है, जैज है, ये आपके कैसे होते हैं? तालव्य होते हैं। राइट आंसर आपका बी। जिन लोगों ने बिल्कुल आंसर लगाया है बी, बहुत बढ़िया, शानदार। देखता हूं क्या आंसर चल रहे हैं आपके। बहुत बढ़िया भाई, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, शानदार पढ़ रहे हैं आप। हाँ जी, तो एक बार यहां तक अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, हर क्वेश्चन आपकी समझ में आया है, आंसर कैसे निकल रहा है ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो एक बार थम्स अप का इमोजी तो बनता है। सभी लोग एक बार थम्स अप करके मुझे सूचना दे दीजिएगा, जिससे कि मैं अगले प्रश्न को आपके लिए हाजिर कर सकूं। उम्मीद है आप बहुत जल्दी इस कार्य को करेंगे। हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है यारो, अरे दिशाओं को बदलो तो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। अपने को बस दिशा को बदलना है, किनारे तो खुद ब खुद बदल ही जाएंगे। तुम कोशिश करो, हल निकलेगा, और आज नहीं तो कल निकलेगा। बिल्कुल कोशिश आपकी जारी रहनी चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरे वाह, एक से एक क्वेश्चन में क्वेश्चन इस प्रकार गुथ रहा है, आंसर बिल्कुल सीधे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास दिमाग है, और है तो प्रयोग कीजिए। ईश्वर ने दी है बुद्धिमानी, तो कुछ ख्याल करो, और जंग ना लग जाए इसमें, इसका इस्तेमाल करो। और दोस्तों, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। अभी हम बात कर रहे थे, देखो पिछले क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे किस पर, कि भाई तालव्य व्यंजन है तो इचु यसानम तालु, तो मूर्धा की बात हमने यहां बता दी थी ना आपके लिए। तो सीधा आंसर आना चाहिए, सीधा आंसर। फोड़ दो इसकी खोपड़ी को। काय प्रश्न ये रहा, मूर्धन्य ध्वनिया कौन सी हैं? तो बेटा मूर्धन्य ध्वनिया है, टैट है, डैड है। इसमें तो मुझे भी कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ, प्रश्न आपके सामने है कि ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? ये ग्रेड शिक्षक परीक्षा तृतीय ग्रेड, सेकंड ग्रेड के अंतर्गत पूछा गया है। तो देखिएगा, क्या ये मूर्धा है, तालु है, कंठ है, या ओष्ठ है? तो
आपके ए स्वर का जो उच्चारण स्थान है क्या होगा? कंठ होगा, मूर्धा होगा, तालु होगा, ओष्ठ होगा। मैं स्वरों के उच्चारणों की यदि मैं बात करता हूं तो देखिए ये आपके स्वर है। इन स्वरों का उच्चारण भी मैं आपके लिए बतला देता हूं। इन सभी स्वरों के उच्चारण पे भी हम अभी बात कर लेते हैं। देखना थोड़ा 11 हो गए हो तो यस कर दो। अब मेरा क्या गणित में हाथ तंग है प्यारे साथियों, हिंदी का आदमी हूं भाई। तो 2 2 4 2 6 7 और 4 11 ही होते हैं। हाँ मेरी गणित के अनुसार। तो तुम्हारी गणित क्या कह रही है देखते हैं। तो यहां पर अकुए विसर्ज्य नाम कंठा जब मैं बोल रहा था तो इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। इचु यसानाम तालु, इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है तालु। और ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ऋतु रसानाम मूर्धा में रिरी उच्चरित होती है। कहां से? मूर्धा से। ए आई आपके कंठ तालु से। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु होता है। और ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। ये आपके स्वरों का उच्चारण स्थान रहेगा। अपन से प्रश्न में क्या पूछा गया है? पूछा गया है किसका? ए का उच्चारण स्थान। तो ए का क्या है? कंठ। और कंठ का ऑप्शन है बी। तो राइट आंसर लॉक कर दिया जाए बी। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं अगले प्रश्न को कि निम्नलिखित में कंठ तालुव्य स्वर कौन से हैं? कंठ तालुव्य स्वर, आंसर व्याख्या तो मैं दे चुका हूं। अभी अभी मैंने आपको बतलाया सभी स्वरों के उच्चारण स्थान मैंने पिछली व्याख्या में आपको बतलाए हैं। मैंने आपको ए आई का भी बतलाया है, तो ए और ओ का भी बतलाया है, ए और ऊ का भी बतलाया है। तो कंठ तालुव्य स्वर कौन से है? कंठ तालुव्य स्वर की यदि हम बात करते हैं तो देखो ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है, ये नहीं होगा। तय और दय की बात करें तो दोस्तों ये आपके व्यंजन है, पहली बात तो स्वर ही नहीं है, तो ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता। ए ऊ की बात करते तो ऊ ओष्ठ से है और ए कंठ से है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? बचता है आपका ए। ए और आई इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? बहुत बढ़िया किरण, मीना, निधि, कुमारी, अभी मीना, कुलदीप, सभी बहुत बढ़िया, शानदार पढ़ रहे हो आप लोग। कृष्ण कुमार बिल्कुल बहुत बढ़िया, हरभजन सिंह उर्फ भज्जी बिल्कुल, पूजा मीना, ए। सभी का आंसर बिल्कुल राइट हुआ ए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? तो जल्दी से आपका जवाब यहां पर आ जाना चाहिए। किस वर्ण के, वो कौन सा वर्ण है जिसके उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? और यकीन मानना दोस्तों कि चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या रीट L2 से मेंस या प्री की तैयारी आप कर रहे हो, या मैं कहता हूं कि आप सहायक का यदि मेरे साथ विद्यार्थी जुड़ा हुआ है, राजस्थान सहायक कर्मचारी का जुड़ा हुआ है, मेरे साथ कोई पीटी एंट्रेंस एग्जाम का जुड़ा हुआ है, या PSI भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ है, याद रखना उच्चारण स्थान का जहां सामान्य व्याकरण जुड़ जाती है और वर्ण विचार टॉपिक उसके पाठ्यक्रम में यदि संलग्न है तो याद रहे वहां पर उच्चारण स्थान का एक प्रश्न 101% पूछ लिया जाता है। इसलिए आज की क्लास में मैंने उन क्वेश्चन को थोड़ा सा लिया कि जिनमें आप सहजता से और आगे बढ़े। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 गणा ऋतु आए फल होए। तो अपन क्या करेंगे, क्रम से थोड़ा सा क्वेश्चनों का स्तर भी अप करेंगे। आज की कक्षा के अंतर्गत जिन क्वेश्चनों पर मैं चर्चा कर रहा हूं, क्वेश्चन वो हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, लेकिन प्रश्न वो भी हैं जो आपके फर्स्ट क्लास में ही दिमाग को मथाने की तरह नम्मत हैं। ऐसे प्रश्न हैं कि जो एक से दूसरा गुथा हुआ है। आपने देखा एक प्रश्न की व्याख्या में 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, बस यही तो है। और करना भी क्या है अपने को? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऋतुलसानाम दंतः, ऋतुलसानाम दंतः, जिह्वा दांतों का स्पर्श री के उच्चारण में करती है। तैवर्ग तय थे दै धै ने, तय थे दै धै ने में करती है। तो देख लो यार, आया है क्या कोई? ये भी मैं बताऊंगा आपको।
आपके कमेंट बताएंगे मुझको। देखता हूं क्या किया है आप लोगों ने। अरे वाह क्या बात है, संख्या में इजाफा, आंसर भी साथ में। अरे वाह लाडलो, लठ काट दिया रे तुमने तो। ये हो गया आंसर। राइट आंसर क्या होता है, तय होता है। आपके इस धाकड़ प्रयास को मेरा एक बार फिर से प्रणाम। चलिएगा फिर बढ़ता हूं आगे और लेता हूं अगले प्रश्न को, आपकी सेवा में करता हूं हाजिर। देखिएगा, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के आधार, और वाह क्या शानदार प्रश्न है। इसमें मेंशन एक ही बार का हुआ है साथियों, लेटेस्ट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत भी, रीट जो विगत रीट हुआ है उस रीट के अंतर्गत भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ये 2013 में तो पूछा ही था, लेकिन 2022 में भी पूछा था। समझ गए होंगे बात को। चलिएगा आगे की बातें लिखनी नहीं है, केवल सुननी है आपको। चलिए अपन बात कर रहे हैं स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा था। तो मेरे लाडलो, अभी मैंने पिछले एक क्वेश्चन में आपको बतलाया था कि 5 वर्ग हैं। क्या चैट आता है, पै वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। लिख देता हूं, चलिए तुम भी क्या याद रखोगे। लिख देता हूं आपके लिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखिए इनका उच्चारण स्थान अपन जान चुके हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो प्यारे साथियों, जो कंठ से उच्चरित हुआ है उसको हम कहेंगे कंठ्य, जो तालु से उच्चरित हुआ है उसको कहेंगे तालव्य, जो मूर्धा से उच्चरित हुआ है उसको कहेंगे मूर्धन्य, और जो दंत से उच्चरित हुआ है उसको कहेंगे दंत, और जो ओष्ठ से उच्चरित हुआ है उसको कहेंगे ओष्ठ्य। तो संख्या आपके सामने है, जवाब आपको देना है, व्याख्या आपके सामने है। याद रखना, मैंने एक क्लास में और आप लोगों को बतलाया था कि कैसे मैं तक के वर्णों को वर्गों के तहत पढ़े जाने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें अब उच्चारण के आधार पर कितने भेदों में बांट दिया है। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। मेरी गिनती तो यही कह रही है, आपके कमेंट क्या कह रहे हैं। अरे वाह वाह क्या बात है। चलिएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का सही होता है और राइट आंसर होता है 5। क्या आप तैयार हैं एक और ऐसे प्रश्न के लिए। तो फिर आपको करना होगा अपना थम्स अप सिग्नल। फिर बढ़ूंगा मैं आगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल, चलिए देखता हूं सबसे पहले किसका सिग्नल मेरे तक पहुंच रहा है और अगला प्रश्न जिससे कि मैं आपके सामने हाजिर करूंगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। देखें, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान नहीं है। किस क्रमांक में ई स्वर का, ई स्वर ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है, आपको मालूम ही है क्या होता है। जल्दी से आपका जवाब यहां होना चाहिए। देखिए, कंठ नहीं होता, ओष्ठ नहीं होता, मूर्धा नहीं होता, सही जवाब क्या होता है, इचु यसानाम तालु। क्या होता है, इचु यसानाम तालु, इसका सही जवाब होता है। याद रहे क्या होगा, सही जवाब होगा इचु यसानाम तालु। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं कि उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार, उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार डैड है, अड़ है। याद रखना कौन कौन सी, अड़ है। व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है। ये क्या लुंठित होते हैं, या ये पार्श्विक होते हैं, या ये अनुनासिक होते हैं, या ये उत्क्षिप्त होते हैं। जल्दी से आपका जवाब मुझे मिलना चाहिए। सभी लोग अपना जवाब प्रेषित करें, क्या होंगे ये, सभी का जवाब यहां आ जाना चाहिए। हाँ जी, और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने कक्षा को लाइक शेयर नहीं किया है वो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, ये कोई कहने की बातें नहीं होती हैं दोस्तों। चलें साहब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से पहले इसका आंसर पर बात करेंगे। देखिए, मैं बात करता हूं यहां अनुनासिक। अनुनासिक क्या है,
वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय निकलने वाली ध्वनि या वायु नासिका के माध्यम से बाहर आती है उनको अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण आपका कैसा होता है? अनुनासिक व्यंजन होता है। ये आपके जो 5 वर्ण हैं ये आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अंग, य, न, म। कौन कौन से? बोल के बताइए आप लोग भी मेरे साथ में, घर बैठे हो आप, और बोलिए एक बार। अंग, य, न, म। ये होते हैं आपके अनुनासिक या नासिकीय व्यंजन। और प्यारे साथियों, पार्श्विक की यदि मैं बात करता हूं तो पार्श्विक शब्द, इधर देखिएगा, पार्श्विक शब्द बना किससे है? तो याद रहे पार्श्विक शब्द पार्श्व प्लस एक से बना है। किससे बना है भाई? पार्श्व प्लस एक से बना है। और पार्श्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आस पास होता है। क्या होता है? आस पास। और प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, तो आस पास, या मैं लिख सकता हूं अगल बगल से, या फिर इसका अर्थ हम ले सकते हैं किनारों से। क्या होता है? किनारों से। ये समझिए एक वर्ण है लय। वर्ण यहां मैं लिख रहा हूं आपके लिए, वर्ण होता है लय। जब आप इस वर्ण का उच्चारण करोगे, लय वर्ण का जब आप उच्चारण करोगे, तो उच्चारण करते समय आपके स्थिति इस प्रकार की होगी, मुख की। ये मुख है अभी, ये आपके, हाँ मुख है, हंसना नहीं है इस चित्र पे। मैं चित्रकार होता तो मेरी चित्र प्रदर्शनियों में बिक रहे होते। मैं अभी फिलहाल बतला रहा हूं, आप समझिए बस। भावनाओं की कद्र किया करो भाई, भावना में भावना नहीं तो भावना बेकार है। मैंने बता दिया मुख है। यार गणित वाले तो पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। क्या आप मान नहीं सकते कि आपके मुख का आंतरिक भाग है? मानो इसको, है आपके मुख का आंतरिक भाग है। यहां पे क्या है? यहां पे कंठ है। हाँ मैं सच बता रहा हूं, गणित वाले इतनी रेखा खींच के कह देते हैं कि ये 40 मीटर लंबा खंबा है। ये गणित वाले जब इसको 40 मीटर लंबा खंबा बता सकते हैं तो ये आपके मुख का आंतरिक भाग है। मानो इस बात को तुम। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं, यहां पे क्या है? आपके दंत है, यहां आपका कंठ है। अपन बोल क्या रहे हैं? अपन बोल रहे हैं लय। बोल क्या रहे हैं? लय। अब देखिए लय जब आप बोलोगे ना, तो यहां पर आपके दांतों से थोड़ा सा ऊपर एक खुरदरा सा भाग और होता है। ऐसे समझ लो पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती। और सच बताऊं तो गर्म चाय कभी पीली हो और अंदर गई नहीं हो, कप में आप निकाल नहीं पा रहे हो, उस दौरान जो त्वचा जहां से उड़ जाती है तो 2-3 सीढ़ी सी आपको दिख जाएंगी, दिखेंगे नहीं, महसूस हो जाएंगी। तो ये वाला जो भाग होता है इसको कहा जाता है प्यारे साथियों वर्तस्य। तो जब आप इस वर्ण का उच्चारण करोगे तो आपकी जो जीभ है ना, इस भाग का स्पर्श करते हुए रुक जाएगी और निकलने वाली वायु इसके किनारों से बाहर आएगी। और यकीन ना हो तो बोल के देखो मेरे साथ, लय। लय जब आप लय बोलोगे सेम स्थिति आएगी, और नहीं आए तो तुम्हारे टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो राइट आंसर की तलाश जारी है। ना तो आपका अनुनासिक हुआ, पार्श्विक में आपका लय आता है, ये भी नहीं हुआ। लुंठित, चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। लुंठित, लुंठित का एक नाम और भी होता है प्रकंपित। यकीन ना हो तो बोल के देख लो, रे। रे बोलते समय आपकी जीभ समझ लो वाइब्रेशन मोड पे होगी। रे। जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला सिरा कई बार कंपित हो जाता है, या वह व्यंजन जो जिह्वा से लुढ़कता हुआ सा उच्चरित होता है, उसको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। रे होता है, ये भी नहीं है। पूछ क्या रहा था? डैड है को पूछ रहा था। तो बचा एक है यारो, अब क्या करेंगे इसमें? इसका लगाएंगे आंसर। लॉक करिए, देखता हूं आपके आंसर को। भाई हुआ, क्या बात है। अच्छा कृष्ण कह रहा है एक्सपीरियंस है सर जी आपको। बिल्कुल है, हर बात का है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन यहां सब कुछ साझा नहीं करेंगे हम। यहां केवल व्याकरण साझा करेंगे, और मौका मिलेगा तो काव्य शास्त्र भी साझा करेंगे, सब कुछ साझा करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस साझा नहीं करेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और लाडलो अगले प्रश्न को देखिएगा किस शब्दों में। अरे वाह, मेरे तो पढ़ने से पहले आंसर की व्याख्या पे जी ललचा गया है। क्वेश्चन तुम पढ़ो,
व्याख्या हम बताऊंगा। देखिएगा, रीट लेवल 1 परीक्षा 2011 में ये पूछा जा चुका है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि इसका आंसर क्या है, आंसर नहीं, पहले व्याख्या देखिएगा। वैदिक, वैदिक शब्द किससे बना है? ये बनता है वेद प्लस एक प्रत्यय से। जब आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा? वैदिक। कुछ लोग कहेंगे अरे गुरुजी कैसे बन गया? बन गया यार, छोड़ दो। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, बता ही देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। लीजिए, जब आप इन प्रत्ययों को, अपन एक पे ही बात तो नहीं करेंगे। अपन कहते हैं ना चोर को क्या मारो, चोर की, समझ गए होंगे ना, मां को ही मारो जो चोर पैदा ही ना हो। ये लोकोक्ति है। इसका मतलब काम को पूरी तरह से समाप्त करो, ना रहेंगे बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कारण ही खत्म हो जाए तो कार्य ही नहीं होगा। तो अपन अभी तो एक आया है, कभी आपको ये आके सताएगा, कभी ई आ जाएगी, कभी ई आ जाएगी, कभी 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 ए आ जाएगा, कभी आयन आ जाएगा। जब इस प्रकार की स्थितियां अलग अलग प्रत्ययों से आपके सामने आएंगी तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा दोस्तों? फिर आपको समस्याएं आएंगी। तो समस्याएं ना आए इसके लिए मैं आपको बतला दूं कि अपन जब प्रत्ययों को पढ़ते हैं तो प्रत्ययों में हम पढ़ते हैं, देखो, ए ए ये, आयन और एक। तो साथियों, जब इन प्रत्ययों को आप किसी भी शब्द के अंत में जोड़ोगे तो शब्द के आरंभिक स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन आता है। यदि शब्द का आरंभिक स्वर ए है तो आ में बदल जाएगा। यदि शब्द का आरंभिक स्वर ए है, आई है, सॉरी, शब्द का आरंभिक स्वर ई है या दीर्घ ई है या ए है तो आई में बदल जाएगा। ह्रस्व उ, दीर्घ उ और ओ है तो वह औ में बदल जाएगा। और लाडलो रिरी है तो रिरी आर में बदल जाएगी। याद रखना ये कंडीशन है। और शब्द के अंतिम वर्ण को, शब्द के अंतिम वर्ण को हलंत मान लिया जाता है। शब्द के अंतिम वर्ण को क्या मान लिया जाएगा? याद रखना, हलंत मान लिया जाता है। अच्छा जी, अपना शब्द क्या था? वेद था। और वेद में देखिए यहां वह पे क्या है? ए, बाद में क्या आ रहा है? दै, जोड़ा क्या? एक। तो जैसे ही आप एक को जोड़ोगे दै तो हलंत हो जाएगा और ए के स्थान पे आई हो जाएगा। ए खत्म हुआ। ए की मात्रा वह के साथ, ई की मात्रा दै के साथ जब मिला के लिखोगे तो शब्द बनेगा वैदिक। पूछ क्या रहा था आपसे कि आई स्वर नहीं है। लो, नहीं है इसमें, कहां है? इधर देखिए, एक के शब्द किससे बना है? ये बना है एक प्लस ये से। मैंने बोला था ना इसमें एक आ रहा है, इधर ये आएगा तो ये आ रहा। ये के साथ भी यही कंडीशन लागू होगी। और जब ये के साथ ये कंडीशन लागू होगी तो फिर आपका शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा ऐक्य। क्या बनेगा? ऐक्य। इसका मतलब इसमें भी आई है तो आंसर ये भी नहीं है। इधर देखिए, पैतृक आपको दिख ही रहा है सीधा सा। यहां पर मैं बात करता हूं तो पितृ प्लस अक से बना है क्या? पैतृक। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। और है तो क्या? इसने जो बरसता है आपके माँ बाप का आप पर, बरसता है वो इसने आपके गुरुओं का आप पर, जो दिन रात आपके लिए खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, राइट आंसर होता है डी। समय की नजाकत तो कुछ हो चली है, मन है कि मानता नहीं। एक आध प्रश्न और करा दूं, लेकिन ये सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा। क्लास आप लोगों को पसंद आई हो, आपका स्नेह, आपका प्यार मुझे कमेंट्स में मिलना चाहिए। जब क्लास समाप्त हो जाए, लाइव चैट के अलावा जब क्लास समाप्त हो जाती है तो आपका ये स्नेह, आपका ये लाड दुलार जो हमें एनर्जी बूस्टर का काम करता है, तो ये क्लास समाप्त होने के बाद आपके कमेंट्स के रूप में मुझे प्राप्त हो। अब तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कक्षा को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। और जब भी क्लास में जुड़ो तो अपने एक दो मित्र को साथ लेकर के जुड़ो। आपकी उपस्थिति सच मानिए हमारे हौसलों को एक हवा दे जाती है, और हवा जब आग को दी जाती है
तो वह चिंगारी को जब हवा दी जाती है तो वो आग बन जाती है। सोच रहे होंगे आप लोग कि सर वो चिंगारी को नहीं, मैंने कहा आग को और हवा दोगे तो एक तरीके से एक भूचाल का रूप, एक प्रलय का रूप, एक तांडव का रूप, और वो तांडव होगा इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, सेम टाइम सेम मंच पर। बने रहिएगा अपने जाने पहचाने चैनल गुरुकुल क्लासेस गंगापुर सिटी पर। जय हिंद।